नमस्कार। वेलकम बैक टू दिस एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर की एक बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए, इसलिए आप वीडियो पर एंड तक बने रहना। यकीनन यह क्लास कल आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न क्या है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि लीसा संबंधित है। प्यारी बच्चों, कैपिटल लेटर में लिखा गया है LEISA। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको जानना चाहिए। पूरा नाम क्या होता है? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पिछली बार जो एग्जाम में प्रश्न आया था उसने ये पूछ लिया कि लीसा में जो है यस का मतलब क्या है। तो यस का मतलब क्या था? सस्टेनेबल। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपको पूरा नाम जानना चाहिए सबसे पहले कि लीसा का पूरा नाम क्या होता है। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लीसा का संबंध प्यारे बच्चों किससे है? तो इसका संबंध है, लीसा किससे संबंधित है? लीसा किससे संबंधित है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीसा का संबंध ऑर्गेनिक फार्मिंग से है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है डी दिया तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। लीसा का संबंध किससे है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार की क्रॉपिंग सिस्टम, इस प्रकार की खेती की पद्धति जिसमें लागत कम से कम लगे और हम एक सतत उत्पादन ले सकें, एक बढ़िया उत्पादन लें, साथ ही साथ हमारी भूमि का जो उर्वरा शक्ति है उसमें कोई ह्रास ना हो। लंबे समय तक हम लगातार उत्पादन लेते रहें कृषि फसलों की, और भूमि का जो स्वास्थ्य है, जो फर्टिलिटी, वो बेकार ना हो, इसी को बोलते हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द आ चुका है तो प्रश्न परीक्षा में ये भी आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता किसको बोलते हैं। आ सकता है प्रश्न। तो पिता बोलते हैं किसको भैया? अल्बर्ट हार्वर्ड को बोलते हैं। अच्छे से याद कर लेना, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता हैं वो कौन है? फादर, वो हैं अल्बर्ट हार्वर्ड। अच्छे से याद करना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि लकड़ी उत्पादन एवं घरेलू पशुओं की देखरेख के साथ साथ प्रबंधन को क्या कहते हैं। इस प्रश्न में आपसे ये बोला गया है क्या क्या उत्पादन करना है। देखो, जो घरेलू पशु हैं वो क्या खाएंगे? पशुओं को चाहिए चारा, सही है कि नहीं? ठीक। अब लकड़ी उत्पादन भी करना है तो इसको क्या बोलेंगे? जब लकड़ी उत्पादन की बात करी जाती है तो इसको बोला जाता है सिल्वी, या फिर सिल्वी कल्चर बोलते हैं। तो ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है, हमें लकड़ी भी प्राप्त होती रहे और जो हमारे पशु हैं उनको चारा भी प्राप्त होता रहे, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? देखो, सिल्वी से बन गया सिल्वी, है ना, चारा से बन गया पेस्टोरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि द रेशियो ऑफ लीफ एरिया टू ग्राउंड एरिया इज नोन एज। प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है कि कुल पत्ती का क्षेत्रफल, जिसको बोला गया टोटल लीफ एरिया, कुल पत्ती का क्षेत्रफल बटा में क्या है? ग्राउंड एरिया, कुल भूमि का क्षेत्रफल। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लीफ एरिया इंडेक्स। आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार से परिभाषा भी आपसे आ सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रहे, जो लीफ एरिया इंडेक्स है, जो लीफ एरिया इंडेक्स है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट दिया था वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। अच्छा, ये क्या होता है देख लीजिए थोड़ा। इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे लैंड इक्विवेलेंट जो रेशियो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप। जैसे आपने कोई दो फसलों को एक साथ में उगाया, मान लिया मैंने, जैसे गेहूं को आपने उगा लिया और आपने सरसों को उगा लिया, ठीक है, क्लियर है। और यील्ड ऑफ सोल क्रॉप, इसका मतलब क्या होता है? कोई एक फसल लेना। जैसे हमने इंटर क्रॉप में तो गेहूं और सरसों को एक साथ लिया, और यहीं अगर सोल क्रॉप, अगर गेहूं को हम अकेले लें तो इसमें क्या होता है? अगर गेहूं को अकेले लेते हैं तो थोड़ा फायदा कम मिलता है, थोड़ी उपज कम मिलेगी। लेकिन यार यहाँ पर तो दो दो क्रॉप को एक साथ लिया सेम टाइम पर, एक ही फील्ड पर, तो क्या होगा? इनकी उपज ज़्यादा प्राप्त होगी।
और बस जब इनकी उपज ज़्यादा प्राप्त होती है तो इसी को बोल दिया जाता है क्या, लीफ एरिया इंडेक्स। इसी को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। लीफ एरिया इंडेक्स नहीं बोला जाएगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है ना। और ध्यान रहिए, प्रश्न की परीक्षा में आ सकता है कि जब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हमारा कितना होता है, 1 से अधिक होता है, तो हमें जो क्या है, इंटरक्रॉपिंग में लाभ प्राप्त होगा। इंटरक्रॉपिंग इज बेनिफिशियल। इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल कब होगी, जब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो मोर देन 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये प्रश्न याद कर लेना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भूमि प्रबंध प्रणाली जिसमें कृषि एवं वन्य फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, भूमि प्रबंध प्रणाली जिसमें क्या क्या उगा रहे हैं, कृषि को उगा रहे हैं और वन्य फसलें। प्यारे बच्चों, जब कृषि को उगाया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्रो, है ना। साथ साथ में हम क्या उगा रहे हैं, वनी फसलें। वनी फसलों को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को बोलते हैं। जंगल वाले जो फसलें होती हैं क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से बन जाएगा फॉरेस्ट्री, है ना। तो जब भूमि प्रबंध प्रणाली में कृषि और वन्य फसलों को एक साथ उगाते हैं, एक ही भूभाग पर उगाते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ और भी फैक्ट्स हैं आपके लिए, जैसे फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया है कि ले फार्मिंग किसको बोलते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि ले फार्मिंग किसको बोलते हैं। तो मुख्य फसलों के साथ साथ में, क्या मैंने बोला, जब मुख्य फसल के साथ साथ में घासों को उगाया जाता है तो इसको बोलते हैं ले फार्मिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मुख्य फसलों के साथ साथ में घास को उगाया जाता है तो इसको बोलते हैं ले फार्मिंग। ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर एक टर्म और होता है एली फार्मिंग। क्या है, तो बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना। मैंने क्या बोला, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में पंक्तियों में फसलों को उगाना ही क्या कहलाएगा, एली फार्मिंग कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये बहुत बहुत बड़े वृक्ष हैं, लिप्टस के वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, है ना। अब इनके बीच में जो जगह पड़ी है, ये वाली जगह, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कोई फसल उगा लें, कोई भी फसल उगा लें, तो बस इसी को बोलते हैं एली फार्मिंग। इसी को क्या बोलेंगे, एली फार्मिंग बोलेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि हार्वेस्ट इंडेक्स नाम किसने दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो नाम है वो किस साइंटिस्ट ने दिया। प्यारे बच्चों, तो ये नाम दिया था किसने, ये दिया था डोनाल्ड ने। ये नाम किसने दिया था, डोनाल्ड ने। हार्वेस्ट इंडेक्स जो नाम है ये दिया था डोनाल्ड ने। ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद करिए आप। अगला प्रश्न है कि फसल चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र की सलाह क्यों दी जाती है, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, है ना। तो इसकी मुख्य रूप से क्या, जब फसल चक्र हम अपनाते हैं उससे क्या होता है, जो मृदा जनित बीमारी है जैसे उकठा बीमारी, तो इस प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। तो मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए भी फसल चक्र को अपनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वर्ष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करने को कहते हैं। सम ऑफ द एरिया प्लांटेड टू डिफरेंट क्रॉप्स एंड हार्वेस्टेड इन ए सिंगल ईयर डिवाइड बाय द टोटल कल्टिवेटेड एरिया एंड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज नॉन एज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा। मृदा उर्वरता को नष्ट किए बिना साल भर में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो मृदा की उर्वरता है, उसमें कोई ह्रास ना हो, और एक ही खेत में एक वर्ष में जब 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाई, टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है। टिकाऊ कृषि जो उपज है वो प्राप्त की जा सकती है भाई किसके द्वारा, तो मोर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, अधिक तकनीकी सहायता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टिकाऊ कृषि से उपज, बढ़िया उपज कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो मोर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, अधिक तकनीकी सहायता से जो है टिकाऊ कृषि से मैक्सिमम यील्ड प्राप्त की जा सकती है और भूमि की उर्वरा शक्ति में कोई ह्रास नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं है। स्टेट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ड्राई फार्मिंग है ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं प्यारे बच्चों, ये है टाइप ऑफ फार्मिंग। ये फार्मिंग का एक टाइप है, समझ गए कि नहीं। जैसे ड्राई फार्मिंग हुआ, मिक्स्ड फार्मिंग हुआ, है ना, और रैंचिंग हुआ, ये सब क्या है, ये टाइप ऑफ फार्मिंग होते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग हुआ, ये सब टाइप ऑफ फार्मिंग होते हैं। टेबल के माध्यम से देख लीजिएगा आप लोग। इस टेबल को प्यारे बच्चों आप बढ़िया से देख लो और याद कर लो। इस टेबल से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। देखो जो टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, पहले जो हमारा फार्मिंग है, मैंने क्या बोला, जो हमारा फार्मिंग है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला क्या, सिस्टम, और दूसरा क्या, टाइप। तो टाइप में जो आते हैं वो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग आती है, मिक्स्ड फार्मिंग आती है, ड्राई फार्मिंग आती है, और रैंचिंग। ये सारे टर्म जो हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। मैं अगेन आपसे बोलूँगा, बात करी जाएगी सिस्टम ऑफ फार्मिंग की, तो सिस्टम में इंडिविजुअल फार्मिंग आती है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग आती है, स्टेट फार्मिंग आती है, कॉरपोरेट फार्मिंग आती है ना, जॉइंट फार्मिंग आती है, कलेक्टिव फार्मिंग आती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग आती है। फिर कोऑपरेटिव के कुछ पार्ट हैं, जैसे ये दिया गया कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, टेनेंट एंड कलेक्टिव फार्मिंग। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, यहाँ से एक बार बढ़िया से इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उससे पहले आप कुछ और बातें जान लीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में ये होता है ना, डाइवर्सिफाइड में क्या होता है, एक से अधिक धंधों को एक साथ अपनाया जाता है। समझिए कि नहीं, डाइवर्सिफाइड में एक से अधिक धंधों को एक साथ अपनाया जाता है। स्पेशलाइज्ड में पर्टिकुलर एक क्रॉप को, और मिक्स्ड में क्या होता है, कृषि के साथ साथ में अन्य धंधे जैसे मुर्गी पालन है ना, पशुपालन है, इनको अपनाया जाता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ऐसे स्थान जहाँ पे वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, उन स्थानों को ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। और रैंचिंग चारागाह भूमि होती है, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, द रेशियो बिटवीन ग्रॉस एंड नेट क्रॉप्ड एरिया इज कॉल्ड। आपसे प्रश्न पूछा गया है, कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल क्रॉप्ड एरिया या फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट क्रॉप्ड एरिया। तो याद कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में खूब परीक्षा में आता है ना। जैसे मक्का, आलू, राई और मूंग, इसकी फसल चक्र संघनता कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में तो आपने देख लिया कि बी है, कोई बात नहीं, 300% हो जाए। कैसे होगा, तो हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर तो देखो, मक्का आलू कितना टाइम कंज्यूम करेंगी, मक्का आलू भाई कितना टाइम कंज्यूम करेंगी, मान लीजिएगा 6 महीने। उसी प्रकार
उसी प्रकार राई मूंग। यहाँ पर देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या सूत्र निकालने का क्या होता है, फसल चक्र सघनता ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे में 100। तो फसल चक्र में फसलों की संख्या है कितनी, एक बार देखिएगा आप लोग। मक्का, आलू, राई, मूंग, तो 4 फसलें हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो सघनता होगी, थोड़ा इसमें डाउट है, थोड़ा गलत क्वेश्चन लग रहा है, ये 400% होनी चाहिए, क्योंकि फसल चक्र की जो देखो 3 माह में ये हो जाएगी, 3 माह में ये हो जाएगी, राई मूंग भी ऐसे ही टाइम लेगी। तो यहाँ पे फसल चक्र में फसलों की संख्या 4 होनी चाहिए और समय 1 वर्ष गुणे में 100, तो 4% यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई गई हो तो उसे क्या बोलेंगे। ग्रोइंग 2 or more generally dissimilar crops simultaneously on the same piece of land having these crop in distinct row arrangement ratio is called। इसको बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, जब एक निश्चित भूभाग पर जो है फसलों को एक निश्चित अनुपात और दूरी में उगाया जाता है, फसलों को एक निश्चित अनुपात और दूरी में उगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। जैसे मान लीजिएगा गेहूं और सरसों की खेती हम करना चाहते हैं, गेहूं सरसों की खेती हम करना चाहते हैं, तो उसका रेशियो क्या होता है 9:1, यानी 9 पंक्तियां हमारी मुख्य क्रॉप जो गेहूं है उसकी लेंगे और 1 पंक्ति लेंगे सरसों की, तो इसको बोलते इंटरक्रॉपिंग इसे बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन कॉइन्ड बाय। जो हरित क्रांति शब्द ये किसके द्वारा दिया गया, तो देखो हरित क्रांति के पिता अगर विश्व में आपसे पूछे, हरित क्रांति के पिता विश्व में पूछे तो कौन होंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर भारत में हरित क्रांति के पिता पूछे तो आप बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। लेकिन हमसे तो पूछा गया कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो शब्द तो दिया था विलियम गॉड ने, शब्द तो दिया था विलियम गॉड ने। अच्छे से याद करना है इसे, ठीक है। और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से होता है। भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एग्री सिल्वीकल्चर इन्वॉल्व्स। जो एग्री सिल्वीकल्चर है इसमें किसका किसका खेती एक साथ में करते हैं। ठीक है ना। एग्री का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, कृषि फसलें, और सिल्वीकल्चर क्या होगा, जो हमारी वन वाली फसलें, ट्री पेड़ पौधों का। ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्रॉप्स हो जाएगा, क्रॉप्स एंड ट्री। क्यों, क्योंकि क्रॉप्स में हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स आ जाएंगी और ट्री का मतलब सिल्वीकल्चर। तो एग्री सिल्वीकल्चर में एग्री का मतलब क्रॉप्स है, सिल्वीकल्चर का मतलब ट्री है। तो इसका अध्ययन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखो डिटेल में दिया गया है, कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। इसी प्रकार सिल्वो पास्चोरल सिस्टम में क्या होगा, सिल्वो का मतलब क्या आएगा, ट्री आएगा, और पास्चोरल का मतलब आएगा चारा। तो जब इनका खेती एक साथ में करते हैं उसको बोलते हैं सिल्वो पास्चोरल सिस्टम। फॉरेस्ट आर मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज फॉर रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल के, ये चारा, तो इसको ये बोल देते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर में क्या होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर। तो एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर ये हुआ। आगे जो टर्म है एग्रो सिल्वो पास्चोरल, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप आ जाएगा, और पास्चर यानी चारा वाली फसलें यहाँ पे आ जाएंगी। एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर में क्या होगा, तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स और एक्वा में आ जाएंगी फिश। तो इन 3 का यहाँ पे एक साथ में किया जाता। तो ऐसे चीज़ों को आप लोग कोरिलेट करके याद कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पिछली फसल की कटाई के पूर्व, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगर अगली फसल की बुवाई कर दें। क्या मैंने बोला, पिछली फसल की कटाई से पहले
उसी खेत में अगर दूसरी फसल को हम बो देते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इसे ही तो बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अविराम खेती। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन इन द वाटर इज टर्म्ड एज। पानी में खेती करने के तरीका को क्या बोलते हैं? जब पानी में किसी क्रॉप की खेती करते हो उस कंडीशंस उस तरीका को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हाइड्रोपोनिक्स। सी ऑप्शन से राइट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच फील्ड क्रॉप्स आर अल्टरनेटेड विद पास्चर क्रॉप्स और ऑन द सेम फील्ड। क्या प्रश्न बोला गया है कि द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच फील्ड क्रॉप्स आर द अल्टरनेटेड, जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उसको हम लोग अल्टरनेट लेते हैं और पास्चर क्रॉप को हम परमानेंट के तरीके में लेते हैं। इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे? तो इसे बोला जाएगा क्या? इसे बोलेंगे ले फार्मिंग। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ले फार्मिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच फील्ड क्रॉप्स आर अल्टरनेटेड विद पास्चर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड। वह फसली प्रणाली जिसमें खेती और फसलें चारागाही फसलों के साथ में उगाई जाती हैं। क्या मैंने बोला? जो खेती वाली फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो चारागाही को फसल हैं उनके साथ में ही उगाई जाती हैं, उसको बोलते हैं ले फार्मिंग। समझ लो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप। वह फसली प्रणाली जिसमें चारागाही फसलों के साथ साथ खेतीहारी फसलों को उसी खेत में उगाए जाते हैं उसको ले खेती कहते हैं। वन फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? वनवर्धन, जिसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। अगर वृक्ष और फसलों की खेती एक साथ करी जाए उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब कृषि वानिकी। और वृक्ष और झाड़ियों की खेती अगर एक साथ में करी जाती है उसको बोलते हैं अर्बोरिकल्चर, हिंदी में बोलते हैं वृक्ष संवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुवाई को क्या बोलते हैं? बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, सोइंग ऑफ अदर क्रॉप इन द सेम फील्ड इज नोन एज। जैसे कोई एक क्रॉप खड़ी है और उसकी कटाई नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर दूसरी क्रॉप के सीड को बो देते हैं उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को ही ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है द मोस्ट प्रिवलेंट सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। किसान खेती, सहकारी खेती, सामूहिक या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पीसेंट फार्मिंग होता क्या है? खेती की प्रणालियों में भारत में जो सर्वाधिक प्रचलित वो कौन सी है? पीसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में कौन सी खेती की प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है। तो पीसेंट फार्मिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं किसान खेती। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, वह स्वयं भूमि का मालिक होता है, उसको स्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। कृषि का सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से ही करता है। मतलब किसान उसका मालिक होगा, किसान जो भी एक्टिविटी फील्ड पर करी जाएंगी वो किसान के द्वारा या किसान की मर्जी के अकॉर्डिंग ही करी जाएंगी, तो उसको बोलते हैं पीसेंट फार्मिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हैज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑन कंपोनेंट क्रॉप। निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है? देखो, इसको बोलेंगे अपन लोग, क्या बोलते हैं? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता क्या है? जैसे जब दो क्रॉपों को एक साथ उगाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। ऐसी क्रॉप्स को सिनर्जिस्टिक क्रॉप बोलते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो शरतकालीन गन्ना और आलू होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, मिलेंगे एक नई क्लास में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर कंप्लीट नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।